हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, उपसहसंयोजी यौगिक नाम का चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत ही शानदार सा चैप्टर है और आप ये मान के चलें कि इसमें आप पूरे में से पूरे नंबर बड़े आसानी से स्कोर कर सकते हैं। बस जिस तरीके से पढ़ाया जाएगा उस तरीके से एक एक चीज का अच्छे से रिवीजन करना है और अच्छे से थोड़ा सा लर्न करने वाला प्रोसेस भी रहेगा। तो वो भी आपको बढ़िया से याद करते हुए चलना है साथ साथ। तो आपको बड़े मजे से ये हो जाएगा। इसको हम 4 सेशंस में नहीं, इसको हम 3 सेशंस में आराम से कवर करेंगे। पहले सेशन में आईयूपीएसी पढ़ेंगे, दूसरे सेशन में हम लोग वीबीटी सीएफटी इस प्रकार की थ्योरीज देखेंगे और थर्ड सेशन में आइसोमेरिज्म पढ़ के समावयवता पढ़ के इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो ये चैप्टर 4 सेशंस में ना होने की जगह 3 सेशंस में बड़े ही आराम से हंसते हंसते हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से लिख देंगे हैशटैग जिद कर अपनी नोट्स कॉपी में और फिर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हैशटैग जिद कर। चलिए, तो उप सहसंयोजी यौगिक आपकी ग्रंथशाला ओपन कर लीजिए और ग्रंथशाला का पेज नंबर 1 जो है इस चैप्टर का वो निकाल करके एकदम रेडी बैठ जाइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, उनसे एकदम पढ़ेंगे अपन। उप सहसंयोजी यौगिक। सबसे पहले शुरुआत होगी बेटा, सबसे पहले शुरुआत होगी आपकी आणविक या योगात्मक यौगिक से। उससे पहले लवण समझते हैं ना, बेसिक लवण समझते हैं अपन कितने क्या होते हैं। देखो, लवण का मतलब क्या होता है। लवण आप क्लास 10th से वैसे पढ़ते हुए आ रहे हो। लवण या सॉल्ट का मतलब होता है, इसमें एक होता है ए पॉजिटिव और एक होता है बी नेगेटिव, ज्यादा भी हो सकते हैं। पर इसमें एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है। तो लवण वो होता है जो धनायन और ऋणायन से मिलकर के बना होता है। अब इसमें लवण के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, अपन वो देखते हैं। जैसे मैं लवण का सबसे पहला प्रकार आपको बताऊं, साधारण लवण। लवण का सबसे पहला प्रकार अगर अपन डिस्कस करें, साधारण लवण, है ना। सर, साधारण लवण का मतलब क्या है। देखो, ऐसा लवण जिसमें एक ही प्रकार का धनायन हो और एक ही प्रकार का ऋणायन हो, उसे अपन साधारण लवण के नाम से जानते हैं। तो ऐसा लवण जिसमें एक ही प्रकार का धनायन, एक ही प्रकार का धनायन एवं एक ही प्रकार का एक ही प्रकार का ऋणायन हो। एक ही प्रकार का मतलब ये नहीं एक ही होगा, एक ही टाइप का होना चाहिए। जैसे NaCl, तो उसमें Na प्लस है, Cl माइनस है, एक ही प्रकार का धनायन, एक ही प्रकार का ऋणायन। जैसे MgCl2, MgCl2 भी इसी का एग्जाम्पल है। क्यों, अब चेक कर लो। Mg के अंदर भी आपका एक ही प्रकार का धनायन है Mg2 प्लस, और जो ऋणायन है वो भी एक ही प्रकार का है Cl माइनस। भले ही दो हो, ऐसा नहीं है कि एक होना चाहिए, एक ही प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, ये होता है आपका साधारण लवण जिनको बोलते हैं सिंपल सॉल्ट। फिर सेकंड होता है बेटा मिश्रित लवण। सेकंड होता है मिश्रित लवण,
जिसे कहते हैं मिक्स्ड सॉल्ट, मिश्रित लवण, जिसे क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट के नाम से जानते हैं, जिसे मिक्स्ड सॉल्ट या मिश्रित लवण के नाम से जाना जाता है। लिखें। एक मिनट बेटा। मिश्रित लवण देखते हैं। ऐसा लवण जिसमें या तो धनायन एक से अधिक प्रकार के हों या ऋणायन एक से अधिक प्रकार के हों। ऐसा लवण जिसमें या तो धनायन एक से अधिक प्रकार के हों, धनायन एक से अधिक प्रकार के हों, या ऋणायन एक से अधिक प्रकार के हों, ऋणायन एक से अधिक प्रकार के हों। ठीक है, एग्जाम्पल दूं इसमें मैं आपको। जैसे आपने माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट का नाम सुना है? ठीक है, माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट का नाम सुना है? माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट लिखो, मैं बताता हूं। माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट, माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ लें, है ना। देखो, छोटी छोटी चीजें याद करने को आ रही हैं तो अब तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। NaNH4 HPO4, NaNH4 HPO4 डॉट 4H2O, ये होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसको देख करके मुझे बताओ, इसमें कितने आपके पास में पॉजिटिव आयन है, कितने प्रकार के नेगेटिव आयन है। तो आप बोलोगे सर इसके अंदर दो प्रकार के पॉजिटिव आयन है, एक तो Na प्लस है और एक NO4 पॉजिटिव है, राइट। और नेगेटिव आयन कौन सा है सर? HPO4। तो HPO4 उसमें नेगेटिव आयन है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा एक से अधिक इसमें पॉजिटिव आयन है, तो या तो एक से अधिक धनायन हो या एक से अधिक ऋणायन हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन मिश्रित सॉल्ट के नाम से जानते हैं, उसे अपन मिश्रित लवण के नाम से जानते हैं। जैसे आपने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का नाम सुना है, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है मिश्रित लवण का। आपने एक और एग्जाम्पल सुना होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, लिख लो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नाम सुना है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं।
ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। तो क्या ब्लीचिंग पाउडर के अंदर कितने प्रकार के आयन होते हैं? सर इसमें पॉजिटिव आयन तो एक ही है, ऑब्जर्व करो। इसमें पॉजिटिव आयन तो एक ही है, कैल्शियम 2+। और ऑब्जर्व करेंगे इसमें नेगेटिव आयन दो प्रकार के हैं, एक Cl-, एक OCl-। इसमें नेगेटिव आयन दो प्रकार के हैं, एक Cl- और एक OCl-। तो ऑब्जर्व किया, इसमें एक से अधिक प्रकार के ऋणायन है और इसमें एक से अधिक प्रकार के धनायन थे। तो इसे क्या कहते हैं अपन? इसे अपन कहते हैं मिश्रित लवण। और आपको कोई पूछ भी सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग का काम कौन करता है? ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग का काम कौन करता है? तो हाइपोक्लोराइट आयन करता है। हाइपोक्लोराइट आयन कौन सा वाला? ये ब्लीचिंग का काम करता है। ये है ब्लीचिंग का काम करता है। और इसे बताऊं क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइट आयन। इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइट आयन। इसे किस नाम से जानते हैं? इसे हाइपोक्लोराइट आयन के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, अब आते हैं अपन डबल सॉल्ट के ऊपर। डबल सॉल्ट के ऊपर आते हैं, हेडिंग लगाएं द्विक लवण डबल सॉल्ट। द्विक लवण अर्थात अब हम पढ़ेंगे डबल सॉल्ट। द्विक लवण या डबल सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। सर द्विक लवण या डबल सॉल्ट क्या होते हैं? देखो, जब साधारण लवण एक निश्चित मोलर अनुपात में आपस में मिलते हैं तो उससे बनते हैं डबल सॉल्ट या द्विक लवण। जब जब साधारण लवण एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित मोलर अनुपात में मोलर अनुपात में आपस में मिलते हैं तो द्विक लवण बनते हैं। मोलर अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं? द्विक लवण बनाते हैं। द्विक लवण बनाते हैं मतलब दो तीन सॉल्ट मिल गए आपस में, ऐसे दो दो सिंपल 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 सॉल्ट मिल गए आपस में, ऐसे ऐसे दो सिंपल सिंपल सॉल्ट मिल गए। और ऐसे दो तीन सिंपल इस टाइप के, सॉरी, इस टाइप के दो तीन सिंपल सिंपल सॉल्ट मिल गए। और ऐसे सिंपल सॉल्ट ने मिलकर के एक निश्चित अनुपात में जुड़ करके क्या बना दिया? ऐसे लोगों ने मिलकर के निश्चित अनुपात में आपका डबल सॉल्ट बना दिया, द्विक लवण बना दिया। देखते हैं चलो इसको। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पोटाश अलम। फिटकरी का नाम सुना है? फिटकरी इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। पोटाश अलम से बेस्ट एग्जांपल इसका कुछ नहीं है। जैसे K2SO4, अब पोटाश अलम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, K2SO4 .Al2SO4 होल थ्राइस। K2SO4 भी होगा, Al2SO4 होल थ्राइस भी होगा, 24 इसमें जल के अणु होते हैं क्रिस्टलन के जल के रूप में। 24 इसमें जल के अणु होते हैं क्रिस्टलन के जल के रूप में। ये रहा। तो इसको बोलते हैं द्विक लवण। क्या आपने ऑब्जर्व किया? इसके अंदर पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट 1:1 के अंदर है, 1:1 के अंदर है। ब्लीचिंग का मतलब होता है क्लियर करना, सफाई करना, सिंपल भाषा में। तो पोटाश अलम K2SO4 .Al2SO4 .24H2O। 24H2O जो होता है ना बेटा, ये क्रिस्टलन का जल कहलाता है। ये पानी चिपका होता है इसके अंदर, तो इसे अपन चिपका हुआ पानी या क्रिस्टलन का जल भी कहते हैं, है ना। इसको चिपका हुआ पानी या फिर क्रिस्टलन का जल भी कहते हैं। सेकंड है मोहर लवण। मोहर लवण ये भी आपके प्रैक्टिकल में बहुत काम आता होगा। मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट होता है मोहर लवण। मोहर लवण में क्या होता है? मोहर लवण में FeSO4
FeSO4, फेरस अमोनियम सल्फेट बोलते हैं इसको वैसे तो। इसमें FeSO4 होगा, इसमें अमोनियम सल्फेट होगा, तो फेरस अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम फेरस सल्फेट होगा, अमोनियम सल्फेट होगा, 6 पानी के अणु होते हैं इसके अंदर, 6H2O होता है। ये आपका कहलाता है मोहर लवण, इसको कहते हैं मोहर लवण। इसमें भी ये दोनों जो हैं ये 1:1 में होते हैं, ऐसे कितने में होते हैं, 1:1 के अंदर होते हैं। ऐसे ही और भी बताऊं, ये सब एग्जाम में आते हैं, 1 1 2 2 मार्क्स में आते हैं बेटा। तो जैसे एक और बताऊं आपको मैं, कार्नेलाइट, अगर आपने नाम सुना हो, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट इसका एग्जाम्पल है। कार्नेलाइट एक अयस्क की तरह होता है ना। इसमें दो होते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, 6 पानी के अणु, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और 6 इसके अंदर क्या होते हैं, पानी के अणु होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ये भी एक अपने आप में द्विक लवण का एग्जाम्पल है। हिंदी में भी इसको ऐसे ही बोलते हैं, कार्नेलाइट। ठीक है सर। चलो अब बात को समझना। द्विक लवण की सबसे शानदार खासियत ये होती है कि अगर द्विक लवण को पानी में डाल दिया जाए, अगर द्विक लवण को पानी में डाल दिया जाए तो ये अपने सभी आयनों में 100% टूट जाता है। तो द्विक लवण को पानी में डालने पर यह है 100%, इसके बाद जितने भी आयन है ये 100% सभी आयनों में टूट जाता है। ये 100% सभी आयनों में, ये 100% सभी आयनों में टूट जाता है। मतलब इसके अंदर जितने भी आयन है ये 100% उन सभी आयनों में टूट जाता है। ये इसकी एक खासियत है, राइट। अब अगर अपन चेक करें तो इसको, अगर इसके अंदर पानी मिलाओगे तो ये किस किस में टूटेगा, पोटेशियम में। तो एक तो इससे बाहर निकलेगा पोटेशियम आयन, एक इससे बाहर निकलेगा SO4 2- आयन, एक आप इससे बाहर निकलेगा एल्यूमिनियम 3+ आयन, एक इससे बाहर निकलेगा SO4 2- आयन। तो जितने भी आयन इसके अंदर थे वो सारे के सारे बाहर निकल गए। अब मैं एग्जैक्टली उसी पे चला जाऊं कि भाई कितनी संख्या है, तो पोटेशियम आयन की संख्या हो जाएगी 2, सल्फेट आयन 1, ये देखो यहाँ 3 सल्फेट, यहाँ 1 सल्फेट, तो टोटल सल्फेट आयन हो गए 4। एल्यूमिनियम आयन हो गए यहाँ पर, लॉजिकली सोचो ना बेटा, इसमें क्या है, 2 हो गए, और SO4 अपन या 2 बार लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो फिर इसको हटा दो। इस प्रकार से 3 आयनों के अंदर ये टूट जाएगा, 1 2 1 4 1 2, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा, लॉजिकल, दिमाग लगाना है, बुद्धि लगानी है, सब समझ में आएगा। इसको आयनों में तोड़ेंगे तो ये Fe2+ आयन में टूट जाएगा। अगर इसमें पानी डाला जाए तो ये टूट जाएगा Fe2+ आयन में, ये SO4 2- आयन में, ये NH4 पॉजिटिव आयन में, ये SO4 2- हो जाएंगे ना। तो 2 SO4 2- आपका, एक Fe2+ और एक आपका, दो आपके NH4+। इस प्रकार से ये भी आयनों में टूट जाएगा। इसको देखें तो इसको पानी में डालेंगे तो इसमें से K+ निकल जाएगा, इसमें Cl- निकल जाएगा, और 3 Cl- निकलेंगे कैसे, एक यहाँ से, 2 यहाँ से, और एक आयन इसमें निकल जाएगा मैग्नीशियम 2+। मतलब अगर आप इसमें इसको पानी में डाल करके टेस्ट करोगे, इसको पानी में डाल करके टेस्ट करोगे तो सभी किस टेस्ट देगा, 1:1 का मतलब क्या होता है, ये आपने 1 मोल लिया और ये भी आपने 1 मोल लिया, इसके आगे 1 1 लिखा है ना, 1 मोल, ये आपने 1 मोल लिया, 1 मोल, 1:1, ये सब 1:1 है। मतलब अगर मैंने एक NaCl लिया और एक ही MgCl2 लिया तो 1:1 है, ये 1:1 है बेटा। चलो ठीक है। डन। चलो अब डबल सॉल्ट के कुछ गुण हैं, द्विक लवणों के कुछ गुण हैं, वो देखते हैं।
द्विक लवण डबल सॉल्ट के कुछ गुण होते हैं, उन गुणों की बात करते हैं। डबल सॉल्ट का पहला गुण क्या है? ये विलयन में क्या सीखा आपने? ये जितने भी आपको सॉल्ट दिख रहे हैं ये सारे विलयन में 100% आयनों में टूट जाते हैं। तो यह विलयन में 100% आयनों में टूट जाते हैं। यह विलयन में 100% आयनों में टूट जाते हैं। पहला पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि इसके अंदर आयनिक बंध होते हैं। कैसे बंध होते हैं? आयनिक बंध होते हैं। तो इनमें आयनिक बंध होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यार एक बात और है, एक बात बताओ, जैसे मान लो इसको किसी आयन ने बनाया, इसको किसी आयन ने बनाया, किसने बनाया? सल्फेट ने। तो सल्फेट आयन बाद में ऐसे कैसा बचा हुआ है ना? हाँ सर, ऐसे कैसा बचा हुआ है। तो ये जिन आयनों से बनते हैं वो अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं। ये जिन आयनों से बनते हैं वे अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं। तो इसको बनाने वाले आयन अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं। इसको बनाने वाले आयन, इसको बनाने वाले आयन अपना अस्तित्व, इसको बनाने वाले आयन अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं। दूसरी बात, अपन ने इनको जिनसे भी बनाया उन सब का टेस्ट दे देंगे। ये कैसे? देखो इसके अंदर क्या था? पोटेशियम। जब पानी में डालोगे तो पोटेशियम अलग हो गया, तो पोटेशियम अपना टेस्ट देगा। इसमें क्या बना था? और सल्फेट, सल्फेट इसमें अलग हो गया, अपना टेस्ट देगा। इसमें और क्या था? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम अलग हो गया, वो अपना टेस्ट देगा। तो जिन आयनों से हमने इसको मिलकर के बनाया है वो सभी आयन जो है, वो सभी आयन अपना टेस्ट देंगे। तो ये बढ़िया से अपना टेस्ट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बनाने वाले आयन अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं। दूसरा, ये उन आयनों का परीक्षण दे देते हैं जिनसे इनका निर्माण हुआ है। ये उन आयनों का परीक्षण, ये उन आयनों का परीक्षण दे देते हैं जिनसे इनका निर्माण हुआ है। डन? पक्का? ठीक है। तो ये था आपके पास लवण, द्विक लवण और उसकी छोटी मोटी बातें। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आपका उप सहसंयोजी यौगिक। तो अब हम किस चीज को शुरू करेंगे? अब हम शुरू करेंगे उप सहसंयोजी यौगिक। ध्यान से सुनना। उप सहसंयोजी यौगिक, ये क्या चीज होती है? इसमें बंध बता दिया मैंने, आयनिक बंध होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या चीज है? लेट्स हैव अ लुक कि अपन कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते किसको है। ठीक है, तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे मिलकर के कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड किसे कहा जाता है। ओके, देखो एक विशेष प्रकार का बंध, एक H है और एक Cl है। थोड़ा फील करना बेटा, मजा आएगा आपको। एक एक बंध बन गया, जैसे मान लो H और Cl के बीच में, या ऐसा एक बंध बना नाइट्रोजन के बीच में और H के बीच में। नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा, H ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा,
सहसंयोजी बंध। नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा, H ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा, सहसंयोजी बंध। नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा, H ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा, सहसंयोजी बंध। तो सहसंयोजी बंध में क्या होता है, मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन रख रहा हूं, सामने वाला भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रख रहा है, दोनों ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, शेयरिंग हो रही है और बॉन्ड बन रहा है। ऐसा ही होता है? यस सर, ऐसा ही होता है। परंतु ये केस आपका बिल्कुल तैयार है, ये आपका सहसंयोजी बंध कहलाता है, जिसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला बंध। इंग्लिश में इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे जो बंध बना हुआ है, इधर जो बंध बना है वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना है, और साझेदारी से बनने वाले बंध को, मतलब शेयरिंग से बनने वाले बंध को बोलते हैं सहसंयोजी बंध, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब एक मजे की बात बताऊं, अब क्या हुआ, एक H प्लस आया जो एकदम लुक्खा था, भिखारी था, उसने कहा कि मुझे नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाना है। तो नाइट्रोजन ने कहा देख तेरे पास तो कुछ है नहीं, पर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन तेरे को देती हूं, तू मेरे साथ बॉन्ड बना, बट एक कंडीशन होगी, तू मुझको छोड़ करके पूरी जिंदगी में वापस नहीं जा पाएगा। मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन तुझे देकर के बंद तो बना रही हूं, पर तुझे हमेशा मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट किया, और यहां से ऐसा जो बंद बना, उसमें 3 तो आपके सहसंयोजी बंद थे, और एक बंद जिसमें H को जाने की परमिशन नहीं थी, जिसमें H कहीं जा नहीं सकता था, वो बंद आपका बन करके तैयार हुआ, और उसे कहा गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उप सहसंयोजी बंद। तो यहां पे ये जो बंद आप देख पा रहे हो ना, ये वाला, इस बंद को कहते हैं उप सहसंयोजी बंध। ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। गोचा, समझ आ गया? ठीक है। अब एक बात समझें कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नेचर कैसा है, उस पे आते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नेचर कैसा है, उस पे आते हैं। यहां तक समझ में आ गया सबको? अब जो चैप्टर चलेगा वो थोड़ा अलग टाइप का चलेगा, तो तैयार रहना बिल्कुल। अब आपको, अब मजा आएगा पढ़ने में और भी। लॉजिकल पढ़ा रहा हूं बेटा, रटवाने का कोई काम है ही नहीं। मैं जानता हूँ रटन विद्या फलत नहीं, फलत तो टिकत नहीं। इसलिए रखना छोड़ दो, रटना छोड़ दो बिल्कुल। जहां रटने की बात होगी मैं खुद बता दूंगा कि इस चीज को याद करना है, तो उसको अच्छे से याद कर लेना, और तो क्या। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि 2 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, और एक बंदा अपने पास इलेक्ट्रॉन रख रहा है। इसके बहुत सारे और भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे FeCN6, बाहर K2, K4, K4 FeCN6। अब सुनना ध्यान से, ऐसा दिखता है एक उपसहसंयोजी यौगिक। जब आप एक उपसहसंयोजी यौगिक को देखते हो, तो उपसहसंयोजी यौगिक को देखते सबसे पहले आपको एक बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स के अंदर बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अर्थात उपसहसंयोजी बंध। वो होता है गुरु कोष्टक। तो ये बंध जिनके बीच में बनता है, उन सबको किस में रखा जाता है? गुरु कोष्टक में रखा जाता है। ठीक है? ठीक है सर। अब इस बात पे ध्यान दें, जो बंदा इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, या जो इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी से लेता है, उसे अपन सेंट्रल एटम या केंद्रीय परमाणु के नाम से जानते हैं। तो Fe इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसको सेंट्रल एटम या
केंद्रीय परमाणु के नाम से जानते हैं। ठीक। और इसकी एक कंडीशन है, इसके पास खाली कक्षक होना चाहिए तभी तो ले पाएगा। बाद में आप देखोगे कि इसके पास खाली कक्षक होना चाहिए इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। जैसे यहां पर ये आपका सेंट्रल एटम है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे यहां पे Cn इलेक्ट्रॉन देगा, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह को बोलते हैं आपका लिगैंड। क्या बोलते हैं? लिगैंड बोलते हैं। अभी नए नए नाम है, बट धीरे धीरे आपको इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह जो है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन दाता समूह को मेरे बच्चों लिगैंड के नाम से जानते हैं। डन? डन सर। ऐसे बोल दूं सिंपल भाषा में, जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? लिगैंड बोलते हैं। गुरु कोष्ठक के बाहर जो आयन लिखा होता है वो केवल चार्ज को बैलेंस करता है। गुरु कोष्ठक के बाहर जो आयन लिखा होता है वो केवल चार्ज को बैलेंस करता है, और चार्ज को बैलेंस करने वाले इस जैसे K4 लिखा हुआ है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन कहते हैं प्रति आयन, या आयनन परिसर भी कहते हैं इसको। प्रति आयन या इसे आयनन परिसर भी कहते हैं। काउंटर आयन बोल देते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या बोल देते हैं इसको? इंग्लिश में इसको बोल देते हैं काउंटर आयन। ठीक। बोलिए, देख लो आराम से। और एग्जांपल लगेंगे तो और एग्जांपल बताऊंगा। अभी इनसे धीरे धीरे दोस्ती करो, कौन क्या है, कौन क्या है, कौन क्या है ना। और ज्यादातर डी कक्षक जो है ना बेटा, वो डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स के पास ही होते हैं। तो ये डी ब्लॉक के ही तत्व होते हैं मैक्सिमम, आप देखोगे ना, ये डी ब्लॉक के तत्व ज्यादा होते हैं जनरली, सामान्यतः से लिख सकते हो। ये सामान्यतः डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। मक्खन यहां तक? ठीक है। और आपको क्या लगता है, अब ये Cn कभी Cn माइनस बनकर के बाहर आ पाएगा? नहीं सर। इस डब्बे के अंदर जो है ना, वो हमेशा डब्बे में रहेगा। जैसे मान लो इसको अगर आप पानी में घोलोगे ना, तो पानी में घोलने पर पोटेशियम आयन तो अलग हो जाएगा 4K+, पर ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर जो Cn है वो एज इट इज रहेगा, वो अलग नहीं होगा, ये Cn अलग नहीं होगा। यही खासियत होती है। जैसे अब ये H जो है चिपक गया इसके साथ, अब ये H+ बनकर के बाहर नहीं आ सकता। यही फर्क होता है द्विक लवण में और इसके अंदर। द्विक लवण में आपने देखा था सारे के सारे आयन ऐसे अलग हो गए थे, पर यहां ऐसे नहीं होगा। यहां जो इस गुरु कोष्ठक के अंदर है, वो इस गुरु कोष्ठक से बाहर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, मतलब कभी नहीं आएगा। ठीक है। ये अनआयनीकृत हिस्सा है इसका, इसको क्या बोल सकते हैं? अनआयनीकृत भाग। तो इसमें ये वाला जो भाग है, इसमें ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये अनआयनीकृत भाग है ना। ये वाला भाग अनआयनीकृत है, और इस भाग को समन्वय परिसर भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? समन्वय परिसर भी कह सकते हैं। अब यहां पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना,
ये सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। सिग्मा का मतलब क्या होता है पता है ना आपको? पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है, दो बॉन्ड बनते हैं तो एक सिग्मा बनता है, एक पाई बनता है, तीन बॉन्ड बनते हैं तो एक सिग्मा बनता है, दो पाई बनते हैं, वही वाली चीज है। ये सिग्मा बॉन्ड है। अब लिगैंड के लिए एक टर्म डिफाइन होती है। लिगैंड के लिए अपन एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं उसकी दंतुकता। क्या बोलते हैं? दंतुकता, डेंटिसिटी। हम बोलते हैं उसकी दंतुकता, डेंटिसिटी। दंतुकता का मतलब क्या होता है, डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है कि एक लिगैंड केंद्रीय परमाणु से जितने सिग्मा उपसहसंयोजी बंध बनाता है उसे उसकी दंतुकता कहते हैं। लिखो, या कितने इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे दंतुकता कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के बंध बना रहा है तो दंतुकता इसकी एक है। लिखो, एक लिगैंड, अच्छी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं मैं, एक लिगैंड केंद्रीय परमाणु से, केंद्रीय परमाणु के साथ जो सिग्मा उपसहसंयोजी बंध बनाता है, सिग्मा उपसहसंयोजी बंध बनाता है, उनकी संख्या, उनकी संख्या उसकी दंतुकता कहलाती है। ठीक है, कितने सिग्मा बंध बनाता है उसकी वो उसकी क्या कहलाती है? दंतुकता कहलाती है। बढ़िया, चलो ओके। अब देखते हैं एक दंतुक लिगैंड क्या क्या होते हैं ना। इसे कहते हैं मोनोडेंटेट लिगैंड। एक दंतुक लिगैंड क्या चीज है, मोनोडेंटेट लिगैंड क्या चीज है, इसके ऊपर आते हैं। एक दंतुक लिगैंड या मोनोडेंटेट लिगैंड अपन किसको कहते हैं? लेट्स सी, अभी आ जाएगा समझ में, घबराओ मत, अभी समझ में आ जाएगा। एक बात बताओ, Cl माइनस एक बार में कितने लोन पेयर दे सकता है धातु को, सेंट्रल एटम को? मान लो M आपका सेंट्रल एटम है, एक ही दे सकता है ना, एक लोन पेयर, एक युग्म। कितना बॉन्ड बना सकता है? एक। एक दंतुक लिगैंड है। ऐसे F माइनस कितने बॉन्ड बना सकता है? एक। ऐसे Br माइनस कितने बॉन्ड बना सकता है? एक। ऐसे I माइनस कितने बॉन्ड बना सकता है? एक। ऐसे OH माइनस कितने बॉन्ड बना सकता है? एक। तो ये सब आपके क्या है, एक दंतुक लिगैंड्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, वैसे OH माइनस को मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब सर एक दंतुक लिगैंड के और भी एग्जांपल्स दो। अमोनिया और उसके बच्चे, अमोनिया और उसके बच्चे मतलब NH3 एक दंतुक लिगैंड का एग्जांपल है, NH2 एक दंतुक लिगैंड का एग्जांपल है। ठीक है, और NH2 माइनस होता है, ऑब्वियस सी बात है। CN माइनस एक दंतुक लिगैंड का एग्जांपल है। फॉस्फीन एक दंतुक लिगैंड का एग्जांपल है। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एक दंतुक लिगैंड का एग्जांपल है। सर ये PPH3 क्या है, इस पे आते हैं। PPH3 ये होता है बीच में फॉस्फोरस, एक बेंजीन रिंग, एक और बेंजीन रिंग ऐसे, और एक और बेंजीन रिंग। एक ही, एक लोन पेयर देकर के बंद बनाएगा, तो एक ही सिग्मा बंद बना पा रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगैंड। मोनोडेंटेट लिगैंड, जैसे HCN माइनस, मान लो इसमें S बॉन्ड बना रहा है, तो S एक बार में एक ही बॉन्ड बना पाएगा। आ, इसको बोलते हैं थायोसाइनेट। क्या बोलते हैं इसको? थायोसाइनेट। अभी सबके नाम वैसे मैं आगे बताऊंगा। साइनेट, थोड़ा वेट करना पड़ सकता है आपको, बट सबके नाम पढ़ाए जाएंगे। थायोसाइनेट ऐसे ही होता है। OCN माइनस, OCN माइनस, OCN माइनस में मान लो O बॉन्ड बना रहा है, तो एक ही बॉन्ड बना रहा है, इसको बोलते हैं साइनेट आयन। साइनेट आयन मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है,
ना, ये कितने इलेक्ट्रॉन युग्म देगा? तो सिंपल भाषा में आप बोल सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। ऐसे बोल लो या ऐसे बोल लो कि ये एक सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक सिग्मा उपसहसंयोजी बंध बनाएगा, एक सिग्मा उपसहसंयोजी बंध बनाएगा, एक सिग्मा उपसहसंयोजी बंध बनाएगा बेटा, ज्यादा नहीं बनाएगा, ठीक है? एक से ज्यादा नहीं बना सकता। इसका एक और एग्जांपल भी है, जैसे पिरिडीन, नाम सुना है? पिरिडीन, तो पिरिडीन क्या होता है? पूरा बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लो, पूरा का पूरा कंप्लीट, और पूरा बेंजीन का स्ट्रक्चर बना करके उसमें एक कार्बन निकालो, हाइड्रोजन लगा दो, बन गया पिरिडीन। तो पिरिडीन भी इसका एग्जांपल है। और पानी, पानी इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, तो वाटर इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल, पानी भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है? शानदार, शानदार। अब आते हैं द्विदंतुक लिगैंड पर। द्विदंतुक लिगैंड का मतलब होता है बाइडेंटेट लिगैंड। बाइडेंटेट लिगैंड, सर बाइडेंटेट लिगैंड किस बला का नाम है यार? बाइडेंटेट लिगैंड का मतलब बताऊं क्या होता है? दो एक साथ दे रहे हैं, दो सिग्मा बंध बना रहे हैं, एक ही बंदा, दो नहीं, दो अलग अलग बंदे हैं पर एक ही यौगिक के अंदर है। एग्जाम्पल दो सर। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ईएन। ईएन को बोलते हैं इथाइलिन डाइअमीन। सर इथाइलिन डाइअमीन कैसा दिखता है? इथाइलिन डाइअमीन ऐसा दिखता है, देखो, CH2 CH2 NH2 NH2, ये है इथाइलिन डाइअमीन। इसमें बेटा ये भी दे सकता है लोन पेयर, एक बॉन्ड ये बना लेगा, ये भी दे सकता है, एक बॉन्ड ये बना लेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर एक रिंग जैसी चीज बन गई है, यहां पर ऐसे एक रिंग जैसी चीज बन गई है, और यहां पर एक ही बंदे ने दो सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो इसको बोलते हैं द्विदंतुक लिगैंड, ठीक? और इस प्रकार से जो रिंग बनती है ना, इस रिंग को चीलेट कहा जाता है, कीलेट रिंग कहा जाता है, कीलेट वलय बन रहा है यहाँ पे। और इस प्रकार के लिगैंड को कीलेटिंग लिगैंड कहते हैं, है ना? इस प्रकार के लिगैंड को कीलेट लिगैंड कहते हैं। ये जो ईएन है ना, इसको कीलेट लिगैंड के नाम से जाना जाता है, इसको कीलेटिंग लिगैंड के नाम से जानते हैं। ओके, किस नाम से जानते हैं? कीलेटिंग लिगैंड के नाम से जानते हैं, कीलेटिंग लिगैंड के नाम से इसको जानते हैं। इसके नोट्स आप अलग से मेरे साथ बना सकते हो। और बताऊं? और एक चीज लिख लो कहीं पे, यदि संकुल में एक आशीष का कैप्सूल लिख लो, यदि संकुल में कीलेट लिगैंड हो तो वह संकुल स्थायी होता है, वह संकुल स्थायी होता है। छोटी सी बात, ऐसे ही प्रेम मोहब्बत प्यार से मैंने लिखवा दी। बेटा पानी में दो लोन पेयर है माना, पर देगा एक बार में एक ही, ऐसे एक साथ दो नहीं देगा, इसलिए है तो मोनोडेंटिटी। उपस्थित कितने उससे मतलब नहीं है, दे कितने रहा है मेरे बच्चे, उससे मतलब होता है, ठीक है? चलो,
ये था एक दंतुक लिगैंड, द्विदंतुक लिगैंड। द्विदंतुक लिगैंड का और एग्जांपल भी है मेरे पास, जैसे ऑक्सलेट आयन OX2 माइनस, ऑक्सलेट आयन द्विदंतुक लिगैंड का एक शानदार एग्जांपल है। ठीक है सर, स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है, C सिंगल बॉन्ड, O O O O, ऐसे बॉन्ड घूमता रहता है। ये इसका वो वाला स्ट्रक्चर है, क्या बोलते हैं, अनुनाद संरचना है इसकी। याद रखो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे कुछ अटक नहीं रही है, मस्त रहो तुम, इतना टफ याद मत करो। ये अनुनाद संरचना वाली कहानी है, ऐसे याद मत करो तुम, ऐसे याद कर लो सिंपल, COO माइनस, COO माइनस, ये भी देगा, ये भी देगा, ऐसे तुम ऐसे याद रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, चलो मस्त, ये भी अपने आप में एक लिगैंड है। अब एक और है GLY माइनस, वो भी एक द्विदंतुक लिगैंड की कैटेगरी में ही आता है। GLY माइनस, सबके एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। GLY माइनस ग्लाइसिनेट कहते हैं इसको, ठीक है, ग्लाइसिनेट आयन। GLY माइनस, तो GLY माइनस कहता है ग्लाइसिनेट आयन। ग्लाइसिनेट आयन में क्या होता है, एक तो आपके पास CH2 होगा, एक COO माइनस होगा, एक NH2 होगा। ये भी इलेक्ट्रॉन देने का काम कर सकता है, ये भी दे सकता है, तो एक साथ दो जने दे रहे हैं तो 2 सिग्मा बन रहे हैं। ग्लाइसिनेट आयन GLY माइनस बोलते हैं ग्लाइसिनेट आयन, तो ये भी अपने आप में क्या है, एक द्विदंतुक लिगैंड है। द्विदंतुक लिगैंड का एक और एग्जांपल है जो दो एक साथ देते हैं, अमोनिया, यूरिया का नाम सुना है, CONH2NH2, यूरिया। तो यूरिया भी अपने आप में क्या है, एक द्विदंतुक लिगैंड है। सर यूरिया द्विदंतुक लिगैंड कैसे हुआ? क्योंकि इसमें बेटा ये वाला N भी अपना एक लोन पेयर देके बॉन्ड बना सकता है ना, और ये वाला भी बना सकता है। वैसे ये सब कीलेट लिगैंड भी हैं, ये सब कीलेट लिगैंड भी हैं। सिग्मा का मतलब क्या होता है पता है? सिग्मा का मतलब होता है एक सिंगल वो, ठीक है। अब तुम मुझसे पूछोगे सर एग्जाम में सवाल कैसे आएगा, तो एग्जाम में सवाल कैसे आएगा, वो ग्रंथशाला में भर भर के दिया हुआ है, पहले थ्योरी तो पढ़ लो। आप लोग सवाल, आप कंसेप्ट पढ़ते हो 10 रुपए के, और सवाल करने आपको 100 रुपए के, ऐसा नहीं होता बेटा। अब देखो, ये पहला सवाल है आपके ग्रंथशाला का, ऑब्जेक्टिव CONH3 होल 6Cl2 माइनस विलियन में कितने आयन उत्पन्न करता है? विलियन में कितने आयन उत्पन्न करता है, सोचा तुमने? एम मतलब कोई भी धातु, किसी भी धातु के लिए मैंने सिंबल एम ले रखा है समझाने के लिए आपको, ये दो दे रहा है ऐसे। ऐसे चलो देखो, ऐसे फुद्दू सवाल आते हैं बोर्ड के अंदर। अब आपको पता है, आपको अभी जो आपने कंसेप्ट सीखा उससे आप सवाल तुरंत बना सकते हो कि CONH3 होल 6 है। अब आपको दिख रहा है कि ये ऐसे अलग होगा। आप इतना भी समझ रहे होंगे कि ये -2 है और ये +2 है, तो पानी में डालेंगे तो एक तो ये आयन अलग हो जाएगा पूरा, बस अंदर से अमोनिया और कोबाल्ट बाहर नहीं आएंगे, पूरा बॉक्स ऐसे अलग होके बाहर आएगा, और 2 Cl- बाहर आएंगे। तो यहाँ पे 2 Cl- और एक ये, ऐसे 3 आयन यहाँ पे अलग होंगे। भाई एक दो तो Cl- और एक ये भी तो आयन ही है। हाँ, इसके अंदर जो है वो बाहर नहीं आ पा रहा, इसके अंदर जो है वो बाहर नहीं आ पा रहा, तो इस प्रकार के सवाल आते हैं। अब तुम अगर ढंग से पढ़ाई करके जाओगे तो इस प्रकार के सवाल बड़े आराम से एग्जाम में करके आ जाओगे। तो मैं जिस लेवल का आपको कंसेप्ट सिखाना जा रहा हूँ ना, या जिस लेवल के कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर ढंग से पढ़ लिया ना, तो तुमसे सवाल बहुत आसानी से बनेंगे।
ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, बड़े बड़े प्यार से बड़े आराम से सवाल बनेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, ठीक है। एक और है इनका फेवरेट, वो भी देख लो आप, ठीक है, DMGH या DMGH माइनस, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल ग्लाइक्सोमेट ग्लाइऑक्सीमेट आयन, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन, कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर याद रखो, CH3 है, C है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड वापस से C होगा, यहाँ पे CH3, ये खोखा तो एज इट इज रहेगा, उसके बाद डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, ठीक है, तो डबल बॉन्ड N, इस N से OH जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड N, इस N से O माइनस जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पे एक नेगेटिव है, ये कहलाता है DMGH, ये कहलाता है DMGH। बस स्ट्रक्चर याद रखना है, बॉक्स के अंदर का कंटेंट नहीं टूटेगा, और बॉक्स तो एक आयन है ना खुद अपने अंदर भी, ऐसे। चलो अब ये देखो कि ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, M को M मतलब कोई भी केंद्रीय परमाणु ये भी दे सकता है, ये भी किस प्रकार का लिगेंड हुआ, बाइडेंटेट लिगेंड हुआ। निकिल के साथ यौगिक बनाता है ये अच्छा खासा, ऐसा यौगिक बनता है निकिल के साथ, निकिल DMG2 ऐसा यौगिक बनाता है ये, ठीक है, तो निकिल के साथ इस प्रकार का यौगिक बनाते हुए इसको देखा गया है। एक और है डाइपिरिडाइल, डाइपिरिडाइल का मतलब क्या है, दो पिरीडीन ले लो, पिरीडीन मैंने तुम्हें अभी बताया, बेंजीन बनाओ, एक नाइट्रोजन हटाकर, एक कार्बन हटा के नाइट्रोजन लगा दो, तो बेंजीन बनाओ, नाइट्रोजन लगा दो। अब इसके पास लोन पेयर ये भी दे सकता है, इसके पास लोन पेयर ये भी दे सकता है, ये आपस में कनेक्ट हो गया, लो दो जने दे सकते हैं, इसको बोलते हैं डाइपिरिडाइल, ठीक है। तू कहां से लिख दिया, ऐसे दो आए, तो निकिल से चार लोग कनेक्ट हुए, निकिल को चार इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऐसे दो आए, दो DMG आए, दो कहां से लिख दिया, क्या यौगिक है ये, दो आए इसके अंदर, ऐसे दो आए, एक DMG दो बॉन्ड बना रहा है, तो एक DMG ने निकिल से ऐसे दो बॉन्ड बनाए, दूसरे DMG ने दो बॉन्ड बनाए, ऐसा, अभी बाद में सीख जाओगे, बॉन्डिंग बॉन्डिंग अगला अगला क्लास है, बॉन्डिंग मतलब सेकंड पोर्शन है इसका, अभी तो मैं आपको लिगेंड से मिलवा रहा हूँ बस, अभी आपको किससे मिलवाया जा रहा है, अभी तो आपको बस लिगेंड से मिलवाया जा रहा है, अभी केवल आपको लिगेंड से मिलवाया जा रहा है, ठीक है। ओके, कैथेकॉल एक और होता है इसमें, एक लिगेंड और होता है इसके अंदर, कैथेकॉल, एक लिगेंड और होता है इसके अंदर कैथेकॉल, कैथेकॉल कुछ नहीं है, बेंजीन ले लो, पास पास लगा दो OH, एक OH से लगा दो, एक OH से लगा दो, ये हो गया साहब कैथेकॉल, बस इतनी सी कहानी है। अब एक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुनो, हेक्सादंतुक लिगेंड, एक हेक्सादंतुक लिगेंड का मतलब होता है जो एक साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, नाम में आ गया ना, हेक्सादंतुक, जो एक साथ कितने सहसंयोजी बंध बनाएगा, जो एक साथ 6 सहसंयोजी बंध बनाएगा, इसका नाम है DMG बेटा, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन, ये ग्लाइऑक्सीमेट आयन है पूरा, इसका नाम है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन, कॉमन नेम है इसका। तो हेक्सादंतुक लिगैंड में एक बहुत फेमस लिगैंड है EDTA4 माइनस, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, EDTA। सर ये याद, हाँ बिल्कुल इसको याद करना पड़ेगा, ओके, सारे लिगेंड याद करने हैं, EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ये एक साथ 6 बॉन्ड बना सकता है, एक साथ 6 बॉन्ड बना सकता है, कैसे देखना,
इथाइलिन डायमीन तो ये हो गया, ये इथाइलिन डायमीन, ये लो, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, 4 एसीटेट आयन लगेंगे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। तो इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट इस बला का नाम है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट इस बला का नाम है। ये एक साथ 6 बॉन्ड बनाता है, एक साथ 6 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब इसमें 6 डोनर कौन कौन से हैं, इसमें 6 लिगेंड कौन कौन से हैं, अभी तो मैं आपको लिगेंड से मिलवा रहा हूँ। अभी मैंने कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो पढ़ाई नहीं है, मैं आपको केवल लिगेंड से मिलवा रहा हूँ, केवल लिगेंड से मिलवा रहा हूँ कि कौन कौन से लिगेंड्स हैं। देखो एक लिगेंड ये है, ये जाकर के बॉन्ड बनाएगा। एक लिगेंड मतलब ये कार्बन नहीं, ऑक्सीजन है ना। एक दाता परमाणु ये है, ये जाके बॉन्ड बनाएगा। एक ये है, ये जाके बॉन्ड बनाएगा। एक ये है, ये जाकर के 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 बॉन्ड बनाएगा। ये सारे के सारे इस प्रकार से जाकर के बॉन्ड बनाएंगे। आपको एक बात बता दूं, कैल्शियम को 6 लोन पेयर चाहिए। कितने चाहिए कैल्शियम को? 6। सुन लो, मान लो मेरी बात, कैल्शियम को कितने चाहिए? 6 चाहिए। तो 6 के 6 अकेला उसको कौन दे सकता है? ईडीटीए दे सकता है, अकेला ईडीटीए कैल्शियम को पूरा खुश कर सकता है। कैल्शियम को अपने अंदर रखने के लिए, कैल्शियम को अपने खाली कक्षकों में रखने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन के युग्म चाहिए होते हैं। वो 6 इलेक्ट्रॉन के युग्म अकेला उसको कौन दे सकता है? ईडीटीए, क्योंकि उसके पास 6 दाता परमाणु है। मजे की बात ना। कोबाल्ट के साथ भी ऐसा ही है, कोबाल्ट को भी 6 चाहिए, तो कोबाल्ट को अकेले को ईडीटीए दे सकता है। ऐसे मैं तुमसे कमेंट सेक्शन के लिए एक ऐसे सवाल पूछ लूं कि यहां पर कितने सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे? कितने सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे? एक बार में एक ही लोन पे जाएगा एक बंदे से, कितने सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे इसके अंदर बताओ? कितने सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे ये बताओ? कितने सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे याद बताओ कमेंट करके। है बेटा इसका 6। अब ये मत सोचना कि ये ईडीटी, आपको पता है ये अकेला कितने बॉन्ड बना सकता है? 6। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 6। यस, जिसने भी 6 जवाब दिया होगा सही दिया होगा। जिसने भी जवाब उसमें 6 जवाब दिया होगा ना, वो बिल्कुल सही जवाब दिया होगा उसमें। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आएगा उभय दंतुक लिगैंड।
डेफिनेशन सब ग्रंथशाला में है, पढ़ लेना आराम से। उभय दंतुक लिगैंड, बाइडेंटेट लिगैंड बोलते हैं इसको, सॉरी एम्बीडेंटेट लिगैंड बोलते हैं इंग्लिश में। अब क्या होता है ये उभय दंतुक लिगैंड, सुनो। एक ऐसा लिगैंड जिसमें एक से ज्यादा दाता परमाणु हो, पर एक बार में एक ही दाता परमाणु केंद्रीय परमाणु से बंध बनाए। लिखो पहले, ऐसा लिगैंड, ऐसो लिगैंड, वाह मारवाड़ी हो गई तो, ऐसा लिगैंड जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु हो एवं एक बार में कोई एक ही उपसहसंयोजी बंध बनाए, एवं एक बार में, एवं एक बार में कोई एक ही, एक बार में कोई एक ही उपसहसंयोजी बंध बनाए। एक बार में कोई एक ही उपसहसंयोजी बंध बनाए मतलब दोनों एक साथ नहीं बनाए। जैसे Cn माइनस को ध्यान से देखो, अब Cn माइनस के मजे कैसे हैं, Cn माइनस में C भी बंध बना सकता है, ये C भी बंध बना सकता है, और ये N भी बंध बना सकता है। अब अगर Cn में C ने बंध बना लिया तो फिर N नहीं बनाएगा, और अगर N ने बना लिया तो C नहीं बनाएगा, है ना। इस प्रकार से ये किसका एग्जाम्पल है, ये एक उभय दंतुक लिगैंड का एग्जाम्पल है। अब इसको और द्विदंतुक में कंफ्यूज मत हो जाना, द्विदंतुक में दो होते हैं और दोनों एक साथ बंध बनाते हैं, इसके अंदर एक ही में दो होते हैं पर दोनों में से कोई एक बंध बनाता है, ये कहने का मतलब है। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू गाइस, मजा आ रहा है। अभी तो बेटा कलेक्शन हो रहा है, अभी तो हम चीजों को सीख रहे हैं, बस कलेक्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। मजा तो क्लास के लास्ट के आधे घंटे में आएगा जब आप सवाल करोगे। ओ एन ओ माइनस में ओ भी बंद बना सकता है और एन भी बंद बना सकता है, ये तो डिपेंड करता है कौन बना रहा है। अगर ये बनाता है तो नाइट्राइट होता है, हालांकि मैं आगे लिखवाता, और ये बनाता है तो नाइट्रो होता है। ऐसे बेटा OCN माइनस में, ये सब उभय उभय तंतुक लिगैंड है, OCN माइनस में O भी बंद बना सकता है और N भी बना सकता है, तो O भी बंद बना सकता है, N भी बना सकता है, दोनों बनाएंगे तो अलग अलग होगा। ठीक है, चलो SCN, SCN माइनस में S भी बना सकता है और N भी बना सकता है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, ये भी उभय तंतुक लिगैंड, या फिर यू कैन से ये भी एम्बीडेंटेंट लिगैंड का ही एग्जाम्पल हुआ। ओके, चलो अब हम एक छोटी सी डेफिनेशन सीखते हैं जिसको बोला जाता है उपसह संयोजन संख्या। तो अब हम एक डेफिनेशन सीखने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, केंद्रीय परमाणु की, केंद्रीय परमाणु की उपसह संयोजन संख्या, केंद्रीय परमाणु की उपसह संयोजन संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु की उपसह संयोजन संख्या। सिंपल भाषा में बताऊं,
लिगैंड के साथ केंद्रीय परमाणु द्वारा लिगैंड के द्वारा केंद्रीय परमाणु द्वारा बनाए गए लिगैंड के साथ केंद्रीय परमाणु द्वारा बनाए गए केंद्रीय परमाणु द्वारा बनाए गए सिग्मा उपसहसंयोजी बंध सिग्मा उपसहसंयोजी बंध ये होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, या फिर जिसको अपन सीएन के नाम से भी जानते हैं। ये होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब सवाल दे रहा हूं, मतलब आप समझे कितने सिग्मा बंध बन रहे हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा था एक सवाल अभी थोड़ी देर पहले कि यहां भले ही ईडीटीए लिखा है, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं लिगेंडो की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। दिस इज नॉट राइट। लिगेंडो की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बोलते हैं। उसने कितने बंध बना रखे हैं, कितने सिग्मा बंध बना रखे हैं, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। जैसे इस एग्जांपल में अगर मैं पूछूं तो एक ईडीटीए अकेला 6 बॉन्ड बना सकता है, तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6 हुआ। एक ईडीटीए अकेले कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा, 6। तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 6 हुआ। सिमिलरली इस केस में भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6 हुआ। ये वाली बात है, आया समझ में। अब सवाल दे रहा हूं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर आइडेंटिफाई करने कि कितने कितने कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे हो सकते हैं, ठीक है। आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, यू जस्ट आइडेंटिफाई। कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है आपको सेंट्रल एटम का, केंद्रीय परमाणु का। एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल के एग्जांपल हो जाएंगे आपको, सवाल के सवाल हो जाएंगे आपके लिए। चलो करो ये सवाल।
हाँ बेटा, हो गया। सबके आंसर आपने खुद से दे दिए होंगे, मुझे उम्मीद है। मैं एक बार आपको फटाफट चेक करवाता हूँ। एक सीएन एक बॉन्ड बनाता है तो 6 सीएन 6 बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 होगा। एक ईडीटी अकेला 6 बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। एक ओएक्स 2 बॉन्ड बनाता है, ओएक्स समझ गया ना, ओएक्स कौन है? ओएक्स आपका बाइडेंटेट लिगेंड था, याद करो। तो एक ओएस 2 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे कितने? 3। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? एक बना रहा है, 2 3 ऐसे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। ठीक, यहां पर एक अमोनिया बनाता है, एक 2 अमोनिया बनाएगा, 2। सिंपल, अमोनिया तो आपका एक दंतुक लिगेंड था, 2 हो गया। इसमें एक ईएन बनाता है, 2, तो 2 ईएन बनाएंगे, 4। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। ईएन का याद है ना, इथाइलिन डाइअमीन 2 बॉन्ड बनाता है, यही सब मैंने कहा था। जब हम कलेक्शन कर रहे थे तो कलेक्शन इसलिए कर रहे थे ताकि हम सही समय पे सही जवाब दे सके। अब इसमें पीपीएच3, पीपीएच3 क्या था याद है? ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। तो ट्राईफिनाइल फॉस्फीन तो एक बॉन्ड बनाता है, 3 है यहाँ पर, तो 3 तो ये बना लेगा, एक सीएल बना लेगा। 2 प्रकार के है ना, ये तो आपका सेंट्रल एटम हो गया। 2 प्रकार के लिगेंड है, एक ये रहा एक ये रहा, तो ये 3 है ये 4 है, तो 4 इसके अंदर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ऐसे इस सवाल को मेरा बच्चा आराम से कर सकता था अगर थोड़ा सा लॉजिकली आप सोचने पे आ जाते तो। डन। अब हम लोग तैयार हैं आईयूपीएसी नामकरण पढ़ने के लिए लिगेंड्स का। अब हम सबका संकुल का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ने के लिए हम तैयार हैं। तो हेडिंग लगाएं आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण के लिए मेरे हिसाब से तुम्हें क्या करना चाहिए मैं बताऊं। सबसे पहले आपको समझ आता है कि आपके आईयूपीएसी नामकरण में 2 हिस्से हो सकते हैं। एक हिस्सा है लिगेंड का, एक हिस्सा है सेंट्रल एटम का। तो दोनों के बारे में अपन को जानकारी चाहिए। भाई कोई भी संकुल है तो कोई भी संकुल 2 लोगों से मिलकर बना है ना। एक तो लिगेंड से मिलकर के बना है, ठीक है, और एक केंद्रीय परमाणु से सेंट्रल एटम से मिलकर के बना है। एक केंद्रीय परमाणु से मिलकर के बना है और एक लिगेंड से मिलकर के बना हुआ है। यही तो स्थिति है। इज इट राइट? परफेक्ट। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम से शुरू करते हैं। लिगेंड के नाम से स्टार्ट करते हैं। लिगेंड में सबसे पहली बात याद रखें, अगर ऋणायन लिगेंड है तो ऋणायन लिगेंड के लिए हमेशा ये कंसेप्ट याद होना चाहिए कि अगर आपका लिगेंड ऋणायन है तो उसका नाम कैसे लिखना है। अगर आइड आ रहा है तो आइडो कर दो। 3 सिंपल सिंपल रूल्स हैं। अगर आइड आ रहा है तो आइडो कर दो। अगर आई टी ई आ रहा है तो आई टी ओ कर दो। आइट आ रहा है तो आइटो कर दो। एट आ रहा है तो एटो कर दो। आइड आ रहा है तो आइडो कर दो। आइट आ रहा है तो आइटो कर दो। एट आ रहा है तो एटो कर दो। सिंपल, दैट्स इट, दैट्स इट, नथिंग एल्स, दैट्स इट। इतना याद रखना है आपको। जैसे Cl माइनस का कैसे लिखोगे, सुनना आप सारे एग्जांपल्स। जैसे Cl माइनस का कैसे लिखोगे सर? Cl माइनस इसका नाम क्या होता है वैसे? सर क्लोराइड, 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 क्लोराइडो कर दो। क्या हो जाएगा? क्लोराइडो हो जाएगा। ठीक। OH माइनस हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइडो हो जाएगा, हाइड्रोक्सिडो हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड होता है ना OH माइनस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, भूल गए? हाइड्रोक्सिडो हो जाएगा। NH2 माइनस है तो अमीडो हो जाएगा। अमीडो, अमीडो, अमीडो। ठीक है। आपको याद होगा, जैसे मान लो O2 माइनस है तो O2 माइनस होता है ऑक्साइड।
तो ऑक्साइड का ऑक्सीडो हो जाएगा, ऑक्साइड ऑक्सीडो, ऐसे ऑक्सीडो हो जाएगा। ऑक्सीडिडो कर दिया मैंने, तो गलत बात है, ऑक्सीडो हो जाएगा, ऑक्सीडो। और इसको सिंपल ऑक्सो भी बोल देते हैं कभी कभी, तो परेशान मत होना अगर ऑक्सो लिखा हुआ आ जाए तो। जैसे O2 2 माइनस हो जाए, तो O2 2 माइनस ऐसा दिखता है, दो ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये परऑक्साइड है, तो ये पर ऑक्सीडो हो सकता है। पर ऑक्साइड को क्या कर देते हैं बेटा, पर ऑक्सीडो कर देते हैं, पर ऑक्सीडो कर देते हैं। C2O4 2 माइनस, कुछ याद आ रहा है? हाँ सर आ रहा है ना, क्या बताया था मैंने आज, ऑक्जिलेट आयन। तो ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेटो हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, ऑक्जिलेटो। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो। GLY बताया था मैंने आज, ग्लाइसिनेटो आपको, तो ग्लाइसिनेट था, ग्लाइसिनेट था, तो क्या हो जाएगा बेटा जी, ग्लाइसिनेटो हो जाएगा। ग्लाइसिनेट था, तो ग्लाइसिनेट की जगह क्या हो जाएगा, ग्लाइसिनेटो हो जाएगा। अब आते हैं एम्बीडेंटेंट लिगेंड के ऊपर। एम्बीडेंटेंट लिगेंड में भी आपको याद है, जैसे Cn माइनस है, अब Cn माइनस में अगर C बॉन्ड बना रहा है, तो इसको साइनिडो C कह देते हैं। अगर C बॉन्ड बना रहा है तो इसको साइनिडो C बोलते हैं। अगर N बॉन्ड बनाए इसके अंदर, तो इसको साइनिडो N कहते हैं। अगर N बॉन्ड बनाए तो इसको क्या बोलते हैं, साइनिडो N कहते हैं। अगर OCN माइनस बॉन्ड बनाए, OCN माइनस समझते हो, OCN, OCN में O बॉन्ड बनाए तो साइनेटो होता है। ये साइनिडो है, ये साइनेटो है, साइनेटो याद रख सकते हो, रखना ही पड़ेगा, ऑप्शन भी नहीं तुम्हारे पास। साइनेटो, साइनेटो O बॉन्ड बना रहा है। और अगर इसी में मेरे बच्चों अगर N बॉन्ड बना दे तो क्या कर लोगे, NCO माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइनेटो N, ये क्या हो जाएगा, साइनेटो N। ऐसे देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली बॉन्ड बना कौन रहा है। इजी है, बस इजी है तो याद कर लेना, लर्न कर लेना इसको। ये सब बैठ के तुम्हें शांति से छत पे जाके सुबह 5 बजे उठ के याद करने चाहिए। इससे बेस्ट रिवीजन मैं करवा नहीं सकता, इससे बेस्ट चीजें एक जगह पे कलेक्ट करके तुम्हें दे नहीं सकता। बस अब तुम्हें तो मेहनत करनी पड़ेगी। और यकीन मानो, मैं तुम्हें जेई लेवल की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, नीट लेवल की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ताकि मेरा CBSE हिंदी मीडियम का बच्चा भी अगर बैठा है, यूपी बोर्ड का बच्चा भी बैठा है, तो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके पास जाए। इससे बाहर कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें, सच में नहीं मिलेगा। बस अब तुम इसको कितना अच्छा पचाते हो, इस पर कितनी अच्छी मेहनत करते हो, बेटा आई मस्ट से इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है। मैं तो खूब मेहनत कर सकता हूँ तुम्हारे साथ दबा के, वो कर भी रहा हूँ, बट थोड़ा सा लर्न करना, लिख लिख करके प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना, बार 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 बार, ये काम कौन करेगा, ये तो आप ही को करना पड़ेगा ना, ये तो आप ही करोगे, है ना, ये तो भाई तुम ही करोगे ना। उदासीन लिगेंड पे आ जाओ। नाम लिखना बेहद आसान है, बस ये सब चीजें पता होनी चाहिए। उदासीन लिगेंड में क्या है, उदासीन लिगेंड के नाम जैसे हैं वैसे रहते हैं, इनके नाम जैसे हैं वैसे ही लिखे जाते हैं, इनके नाम जैसे हैं वैसे ही लिखे जाते हैं, इनके नाम इनके नाम जैसे हैं वैसे ही लिखे जाते हैं। ठीक है, बस कुछ कुछ जगह पे चेंज आता है, तो कुछ कुछ स्पेशल है, वो बता देता हूँ मैं आपको कि स्पेशल कौन कौन से है ना, कुछ कुछ स्पेशल है वो बता देता हूँ,
उन्हें याद रख लेना, बाकी जो है वो तो वैसे के वैसे लिखे जाते हैं, तो कुछ कुछ स्पेशल है उनको याद कर लेना। जैसे CO, ये कार्बोनाइल है, ठीक। NO, ये नाइट्रोसिल है, ये NO, ये नाइट्रोसिल है। जैसे आपका NH3 आपका अमीन है। अब ये याद रखना, ये ट्रिपल स्टार बना लो इसके ऊपर। NH3 अमीन है, मतलब इसमें डबल एम आएगा। NH3 अमीन है, मतलब इसमें डबल एम आएगा। NH3 अमीन है, मतलब इसमें डबल एम आएगा, ठीक है। H2O, H2O एक्वा है, ठीक है। EN को सिंपल बोलते हैं इथाइलिन डाइअमीन, EN को सिंपल बोलते हैं इथाइलिन डाइअमीन। इसमें इसमें डबल एम नहीं आता है, इसमें सिंपल एम आएगा, ठीक है। PS3 को फॉस्फीन बोलते हैं। ये सब आपके स्पेशल है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब धनायन लिगेंड ज्यादा नहीं होते, एक ही है, उसको अच्छे से याद रख लेना। धनात्मक लिगेंड ज्यादा नहीं है, कुछ एक ही है, और कुछ एक में भी एक ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें उसी को याद रखना है, बाकी किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे NO पॉजिटिव, बस इसको याद रखना, नाइट्रोसोनियम आयन कहते हैं। वैसे धनात्मक लिगेंड के लिए नाम के लास्ट में IUM लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? IUM। तो नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसीलियम बोलते हैं इसको, कर लोगे याद? नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, या फिर इसको नाइट्रोसीलियम कहते हैं, नाइट्रोसीलियम। ये दोनों में से कोई भी नाम हो सकता है, आपको दोनों में से जो नाम ठीक लगे वो आप याद रख सकते हैं। ये दो जगह काम आता है, वो दोनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एक कॉम्प्लेक्स होता है भूरा वलय परीक्षण, नाम सुना है? भूरा वलय परीक्षण लैब में अगर आपने सुन रखा हो, इसमें एक ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स बनता है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। उस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में इसको यूज करते हैं, ठीक है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में कैसे यूज करते हैं, वो मतलब उसमें बनता है, ये उसमें एक कंपाउंड बनता है, उसके अंदर ये होता है। क्या क्या होता है उसमें? उसमें आपका Fe होता है, 5 पानी होते हैं, इसमें नाइट्रोसोनियम आयन होता है, ये ऐसे लिखा है मैंने NO, इसमें नाइट्रोसोनियम आयन होता है, बाहर होता है SO4 2 माइनस, ऐसे। अब ऐसे दिखाते तो नहीं है, सिंपल SO4 ही लिखते हैं, बट मैंने चार्ज दिखा दिया, फिर भी ऐसे चार्ज दिखाने की जरूरत नहीं होती, ऐसे लिखते हैं। क्या आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आता है? अगर नहीं आता है तो ऑक्सीडेशन नंबर बाय आशीष सिंह लेक्चर सर्च करके वो वीडियो देख लेना याद से। बाकी मैं बताता हूँ आपको। जैसे Fe की ऑक्सीकरण संख्या बोले तो X मान लो, पानी का 0 होता है, NO का +1 आपको पता है, ये चार्ज इसके ऊपर +1 होता है, SO4 पे -2 का चार्ज होता है, तो ये आ गया X-1 बराबर 0, तो X बराबर आ गया +1, मतलब यहाँ पे Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +1। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना भी तुम्हें सीखना पड़ेगा, और ऑक्सीकरण संख्या निकालना 11th कक्षा में सिखाया जाता है। अगर वहां सीखा है तो अच्छी बात है, नहीं सीखा है देन यू हैव टू लर्न दैट, यू हैव टू लर्न दैट, राइट। एक और, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड और है, सोडियम, नाम सुना है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इसके अंदर भी यही होता है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। याद करके जाना बेटा, इसको भी एग्जाम के लिए ना काम आता है, जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत अच्छा है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला होता है Na2, इसमें Fe होता है CN5, एक इसमें नाइट्रोसोनियम आयन होता है, ये रहा। तो Na2Fe, उसमें Cn होता है, और इसमें NO2 पॉजिटिव आयन होता है। अब इसमें अगर आपको वो निकालना हो, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन नंबर Fe का, तो कैसे निकालेंगे? Na का +1 होता है, 2 Na है तो +2, Fe का X हो जाएगा, Cn का -1 होता है, 5 Cn है -5, Cn का -1 होता है मेरे दोस्त, और NO का होता है +1, तो 2 और 1 3,
माइनस का इसको 0 के बराबर करना पड़ता है पूरे यौगिक का, तो यहां से x -3 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू आ गया +3। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू +3 आ गया, मतलब ये +3 ऑक्सीजन संख्या में यहाँ पे होता है। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि उसकी ऑक्सीजन संख्या यहाँ पे क्या है। ठीक है, ऑक्सीजन संख्या का इतना लोड मतलब, चलो नहीं भी समझ में आ रहा है तो भाड़ में जान दो, बस तुम फॉर्मूला याद रखो। वो वीडियो देखने के बाद तुम्हें समझ में आएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। बता दूंगा मैं वीडियो कौन सा है, रफ्तार में शेयर भी कर दूंगा, पर उसको देख जरूर लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सारे लिगेंड के नाम जो है वो याद होने चाहिए। तो ये लिगेंड के बारे में हमने सारी बातें कर ली, ऋणात्मक लिगेंड भी देख लिया, उदासीन लिगेंड के बारे में भी नाम याद कर लिए, और धनात्मक लिगेंड भी हो गया। अब हम कवर करने जा रहे हैं बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि भाई सेंट्रल एटम के बारे में कैसे याद रखेंगे, है ना। सेंट्रल एटम के बारे में कैसे याद रखेंगे, चलो लिखो। अब आप सेंट्रल एटम के बारे में जानकारी इकट्ठा करने जा रहे हो, मतलब अब आप केंद्रीय परमाणु के बारे में जानकारी इकट्ठी करने जा रहे हो। ठीक है, स्टार्ट करें। लॉजिक समझें इसका। यदि केंद्रीय परमाणु उदासीन या धनात्मक भाग में है, तब उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परंतु यदि वह ऋणात्मक भाग में हो, तब नाम के एंड में 8 लगाएंगे। तब नाम के एंड में 8 लगाएंगे। तब नाम के एंड में मतलब अंत में 8 लगाएंगे। लिखो फिर इसको अच्छे से। इसकी भी एक टेबल बनाते हैं, एक टेबल बनती है इसकी भी, वो बनाएंगे। ठीक है, मजा आ रहा है बेटा। चलो अब एक टेबल बनाते हैं छोटी सी। +2 होगा क्या यहाँ पे, मैंने चेक नहीं किया पूरी तरह से।
यहाँ पे +2 प्लस एक्स -5, अच्छा सॉरी, +1 बराबर 0, एक्स -2 हो जाएगा ये तो फिर। मैंने नाइट्रोसोनियम का गलत ले लिया था ना, कोई बात नहीं, +2 आएगा, ठीक है। चलो बस, ओके, चलिए इधर आते हैं। अब एक टेबल बना रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। सारा खेल इस टेबल से ही खेला जाएगा। चलो शुरू करें खेल। केंद्रीय परमाणु। सेंट्रल एटम। अगर केंद्रीय परमाणु वाला हिस्सा अगर केंद्रीय परमाणु वाला हिस्सा धनात्मक या उदासीन भाग में है, धनात्मक या उदासीन भाग में है, तो क्या लिखना है अभी वो देखेंगे। और ऋणात्मक भाग में हो तब क्या लिखना है वो भी देखेंगे। ऋणात्मक भाग में हो तब क्या लिखना है वो भी देखेंगे। ओके, तो लेट्स चेक। कोबाल्ट। बेटा कोबाल्ट कैपिटल सी और छोटा ओ होता है, और कार्बोनिल कैपिटल सी और बड़ा ओ होता है। तो कैपिटल सी छोटा ओ को कोबाल्ट बोलते हैं। अगर ये है धनात्मक या उदासीन हिस्से में, तो सिंपल इसके लिए यूज होगा कोबाल्ट, बस। ऋणात्मक भाग में है तो इसके लिए यूज होगा कोबाल्टेट, ऐसे। पर कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि सब में ऐसे 8 लगा देना आंख बंद करके भूतों की तरह, नहीं, ऐसा काम नहीं करना। कुछ में नाम चेंज भी हो जाता है, तो मैं जिसमें नाम चेंज होता है ना उसका बताता हूं। जैसे सिंपल है क्रोमियम का, तो तुम खुद भी सोच सकते हो कि सर वैसे तो इसका क्रोमियम हो जाएगा अगर ये धनात्मक उदासीन में है। ये पॉइंट अगर अभी कम समझ में आ रहा है तो आ जाएगा धीरे धीरे समझ में, जब अपन एग्जांपल्स करेंगे आईयूपीएससी के। चिंता मत करो, बस देखते जाओ टेबल कैसे बन रही है। क्रोमियम है, ऋणात्मक पार्ट में है तो क्रोमेट हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है सर। ये तो हम समझते हैं कि यहाँ पे क्रोमेट कैसे हुआ, ठीक। पर जैसे सिल्वर है, तो यहां पर अगर सिल्वर है तो यहाँ पे सिल्वरेट नहीं होगा मेरे भाई, अर्जेंटेट होगा यहाँ पे। ये याद करने वाली चीजें हैं, इसको याद रखना है कि यहाँ पे अर्जेंटेट होगा। जैसे यहाँ पे एयू लिया तुमने गोल्ड, तो यहाँ पे ऑरेट होगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे तुमने एसएन लिया तो एसएन होता है टिन, तो टिनेट नहीं होगा, स्टेनेट होगा। अरे सर इतना याद करना पड़ेगा, हाँ बेटा इसमें तो करना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं इसको। लेड, तो लेड के लिए लेडेट नहीं हो जाएगा, लेड के लिए होगा प्लम्बेट। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे Fe है तो Fe के लिए आयरन हो जाएगा अगर वो धनात्मक में है या पॉजिटिव में है और उदासीन में है। वैसे इसके लिए फेरेट हो जाएगा, आयरनेट नहीं होगा, फेरेट हो जाएगा। इस तरह से यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है बेटा, लिख लो, आराम से लिख लो। इसी नामकरण के नियम लिख लेते हैं ना।
IUPAC नामकरण के नियम। ध्यान से सुनना, समझना और सीखना। मैं जितना आसान कर सकता हूं उतना आसान करके पढ़ाऊंगा। सबसे पहला नियम है, पहले धनायन का नाम लिखो, फिर ऋणायन का नाम लिखना। तो पहले धनायन, फिर ऋणायन। डन। सेकंड, लिगेंड के जो नाम लिखोगे वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखने हैं। ठीक है, लिगेंड के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखने हैं, जैसे जो पहले आता है वो। अगर एक समान लिगेंड आ जाए, अगर एक समान लिगेंड आ जाए और आप ये पाओ कि वो एक समान लिगेंड ऑर्गेनिक के हैं और दो से ज्यादा है, तीन से ज्यादा है, तो बिस, ट्रिस, टेट्राकिस ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। मतलब ऑर्गेनिक्स के लिगेंड आ जाए, ऑर्गेनिक मतलब जैसे ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन में कार्बन है, ऑक्सिलेट आयन में कार्बन है, तो वैसा है ना। अगर वो लिगेंड इनऑर्गेनिक के हैं तो इनऑर्गेनिक के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे यूज करेंगे, जैसे अपन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। लिगेंड के बाद सेंट्रल एटम लिखना है। ठीक है, लिगेंड के बाद केंद्रीय परमाणु को मेंशन करना है, सेंट्रल एटम को मेंशन करना है। लिगेंड के बाद सेंट्रल एटम। ठीक है, और सेंट्रल एटम के ब्रैकेट में रोमन में ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है उसकी, रोमन में उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है, जैसे 1 2 3 4 इस टाइप से। ओके, रोमन में ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है। क्लियर है? और एक बात ध्यान रखना, यदि एक समान प्रति आयन हो, यदि एक समान प्रति आयन हो तो उनकी संख्या, तो उनकी संख्या को बताने की, उनकी संख्या को बताने की आवश्यकता नहीं होती। बस इतने से रूल याद रख लिए, तुम्हारी नैया एकदम पार हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इतनी सी चीज तुम्हें याद रखनी है। लिख लो, अब प्रैक्टिस कर लेते हैं।
चलो सवाल लगाएं। इसका नाम लिखो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले चेक करो पॉजिटिव हिस्सा कौन सा है, नेगेटिव हिस्सा कौन सा है, क्योंकि पहले हमें पॉजिटिव हिस्से का नाम लिखना है। पहला नियम ही यही है, फर्स्ट रूल यही है कि पहले धनायन फिर ऋणायन। तो पॉजिटिव नेगेटिव हिस्से को अलग कीजिए, पहले हमें पॉजिटिव हिस्से का नाम लिखना है, फिर हमें नेगेटिव हिस्से का नाम लिखना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव हिस्से को अलग कर लीजिए, ये हो गया पॉजिटिव हिस्सा, ये हो गया नेगेटिव हिस्सा, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब इसका नाम लिखना है पहले लिगेंड, इसके लिए लिखते हैं अमीन का ए, इसके लिए लिखते हैं एक्वा का ए, तो बाद में एम आता है, इसमें बाद में क्यू आता है। तो पहले किसको मेंशन करना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, एल एम एन ओ पी क्यू, क्यू बाद में आ रहा है, तो पहले ऑब्वियस सी बात है कौन मेंशन होगा, एम मेंशन होगा। सही है, तो पहले इसको मेंशन करेंगे। ट्राई अमीन, ट्राई अमीन, ये क्या है, ट्राई एक्वा, ट्राई कोई स्पेस नहीं देना है, ट्राई एक्वा। क्रोमियम, क्रोमियम अगर पॉजिटिव पार्ट में है तो क्रोमियम ही लिखते हैं। हेलो, अगर क्रोमियम पॉजिटिव पार्ट में है तो क्रोमियम ही तो लिखेंगे, अगर क्रोमियम पॉजिटिव पार्ट में है तो क्रोमियम ही लिखते हैं। तो सिंपल ऐसे लिखा जाएगा क्रोमियम। अभी इसकी ऑक्सीजन स्टेट लिख लेंगे। उसके बाद नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन को लिखते हैं क्लोराइड। क्या सर यहाँ पे ट्राई क्लोराइड लिखने की जरूरत है, मैंने क्या बताया, ये क्या है, ये प्रति आयन है, प्रति आयन की संख्या लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक समान प्रति आयन हो तो उनकी संख्या को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तो बस यही इसका नाम है, बात खत्म। अब आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि आपको यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीजन अवस्था चेक कर लेनी है। तो क्रोमियम की ऑक्सीजन अवस्था एक्स है, इसकी जीरो हो गई, पानी की भी जीरो हो गई, Cl की -1 होती है, या आ गया x बराबर 3। तो रोमन में आपको लिख देना है 3। तो ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम, थर्ड क्लोराइड, बिना स्पेस दिए आपको इसका नाम लिखना था। डन है, बिल्कुल डन है सर। इसका नाम कैसे लिखेंगे सर, देखो लॉजिकली चलेंगे तो कहीं कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती, चलना लॉजिकल पड़ेगा, बट चलना लॉजिकल पड़ेगा, मजा तो आ जाएगा। करते हैं। ईएन क्या होता है, इथाइलिन डाइअमीन, 3 बार आ रहा है सर। इथाइलिन डाइअमीन में तो कार्बन है, तो ट्रिस यूज करेंगे। पहले समझ लो ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, तो यूज करेंगे ऐसे ट्रिस, ट्रिस 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 इथाइलिन डाइअमीन। कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव पार्ट में है। ऑक्सीजन संख्या भी लिख देंगे। और इसमें इसमें और इसमें आप स्पेस दे सकते हो, लास्ट में आ जाएगा सल्फेट। सल्फेट क्यों, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट आयन है, बात खत्म। लास्ट में आ जाएगा सल्फेट। चलो ऑक्सीजन संख्या निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, आ जाओ इधर कोने में। थोड़ा सा ऑक्सीजन स्टेट निकालने में मजा आएगा आपको यहाँ पे। सर ये 3 दूनी 6 था, तो यहाँ पे हेक्सा क्यों नहीं लिखा, बेटा कोबाल्ट भी 2 था, अपन ने एक ही तो लिखा है, तो एक कोबाल्ट के लिए तो 3 ही है ना, 2 के लिए 6 होंगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। कोबाल्ट एक्स, अब ऑक्सीजन अवस्था निकालने में आपको इसको काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन अवस्था में चार्ज देखा जाता है। ऑक्सीजन अवस्था वाला मेरा वीडियो देख लेना, उसके बाद आपको इस प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ये अगर x मानते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, En का 0 होता है पूरे का 0, SO4 का -2 होता है, 3 है तो माइनस का 6 बराबर 0, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर आ गया 6/2, दैट इज +3।
टक टक टक। ट्रिस इथाइलिन डायमीन, और ऐसे ट्रिस विस लगाते हो तो ब्रैकेट में लिख दिया करो इथाइलिन डायमीन को, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो और क्वेश्चंस करो। चलो निपटाए इनके नाम, सारे रूल रिवाइज हो जाएंगे आपको, सारे के सारे। चलो रूल रिवाइज करेंगे, नाम खत्म करते हैं। बेटा ये पॉजिटिव हिस्सा है, ये नेगेटिव हिस्सा है, मतलब इसके लिए सिंपल कोबाल्ट लिखना है। 4 अमीन है, एक एक्वा है, एक क्लोरिडो है, तो पहले मेंशन होगा अमीन, तो टेट्रा अमीन, 4 अमीन है। अमीन डबल एम, टेट्रा अमीन, फिर एक एक्वा, फिर क्लोरिडो, फिर सिंपल कोबाल्ट, ऑक्सीकरण अवस्था ब्रैकेट में आ जाएगी। काउंटर आयन का नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, कौन है, क्लोराइड, सिंपल क्लोराइड। चलिए ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था एक्स मान लो, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था एक्स मान लो, तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था अगर एक्स मान लो तो अमोनिया की 0, पानी की 0, इसकी -1, 2Cl की -2, तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, +3। तो टक टक टक, तो इसका नाम बिल्कुल सही आप लोगों ने लिख दिया होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। टेट्रामीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, परफेक्ट है। इसके नाम पे आते हैं। बेटा इसमें ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट में है। जिंक नेगेटिव पार्ट में होगा तो जिंकेट यूज करेंगे, ये याद रखना बस। जिंक नेगेटिव पार्ट में होगा तो क्या यूज करेंगे, जिंकेट यूज करेंगे, जिंकेट यूज करेंगे। सर ट्रिस क्यों आया, क्योंकि सेम चीज 3 बार थी, ईएन सेम चीज 3 बार थी। दूसरा ईएन इथाइलिन डाइमीन में कार्बन आ रहा है, मैंने बताया था अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और अगर एक समान लिगेंड रिपीट हो रहे हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक समान लिगेंड रिपीट हो रहे हो, तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बिस टिस टेट्रा किस और इनऑर्गेनिक के लिए डाई ट्राई टेट्रा का यूज करते हो। बताई थी बेटा ये बात। चलो OH क्या है, हाइड्रोक्सीडो, तो पहले इसका नाम लिखते हैं, पहले पॉजिटिव का नाम लिखते हैं भाई लोग, पहले पॉजिटिव का फिर नेगेटिव का। पॉजिटिव में कौन है, पोटेशियम, डाई पोटेशियम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, काउंटर आयन है, प्रति आयन में संख्या नहीं बताते हैं। आगे बढ़े, टेट्रा हाइड्रोक्सीडी, गैप गैप दे सकते हैं यहाँ पे, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, और जिंक नेगेटिव पार्ट में है इसलिए जिंकेट का प्रयोग होगा। चलो चेक करो कितना आ रहा है, पोटेशियम का होता है +2, जिंक का होता है x, OH का होता है -4 बराबर 0, तो x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो गया +2, +2। नॉट अ बिग डील, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगर तुमने सारे नाम वाम याद रखे होंगे, आपको सब कुछ याद होगा तो बढ़िया से होगा, कमेंट सेक्शन में भर जाना चाहिए इनके नामों से। टेट्रा अमीन, इसका जो नाम है, इसका नाम हो गया पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट सेकंड। उम्मीद करता हूं तुमने ये नाम बिल्कुल मस्त लिखा होगा, बिल्कुल सही लिखा होगा। चलो इधर आ जाओ, पॉजिटिव पार्ट में तो कोबाल्टेट होगा। हेलो, हेलो मेरे बच्चों, कोबाल्टेट होगा ना, बिल्कुल सर। ये है क्लोरो, ये है इथाइलिन डाइअमीन। इसके हिसाब से अल्फाबेट देखते हैं, ये दो है, सेम चीज दो बार, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बिस शब्द का प्रयोग होगा, तो बिस इथाइलिन डाइअमीन। उसके बाद ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन नहीं है और दो बार है,
डाई शब्द का प्रयोग करेंगे। डाई क्लोरिडो, तो डाई कब यूज करना है? जब इनऑर्गेनिक हो। बिस कब यूज करना है? जब ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम सेम दो बार आ रहे हो, ऐसा। तो बिस इथाइलिन डायमीन डाई क्लोरिडो, उसके बाद कोबाल्टेट, पॉजिटिव पार्ट में ना कोबाल्टेट, चार्ज कितना होगा इसके ऊपर? इसका चार्ज मान लो एक्स, इसका -2 -1, इसका 0, पूरे पे चार्ज +1 है तो +1 के बराबर करेंगे तो एक्स बराबर आ गया 3, तो कोबाल्ट थर्ड। एक बात का याद रखना, इसमें प्रति आयन नहीं है, तो अगर प्रति आयन नहीं होता है, अगर प्रति आयन नहीं होता है तो ऐसे आयन लिख देते हैं लास्ट में। अगर प्रति आयन नहीं होता है तो ऐसे आयन लिख देते हैं लास्ट में। अगर प्रति आयन नहीं होता है तो ऐसे आयन लिख देते हैं लास्ट में। अगर प्रति आयन नहीं होता है तो ऐसे आयन लिख देते हैं लास्ट में। प्रति आयन नहीं लिखा हो तो नाम के लास्ट में आयन लिख देते हैं। अगर प्रति आयन नहीं लिखा हो, नोट कर लो इस कंसेप्ट को, मैं यहीं लिखवा दूं क्या? यदि प्रति आयन नहीं लिखा हो, यहां लिख दो। यदि प्रति आयन ना लिखा हो और गुरु कोष्ठक पर चार्ज हो, चार्ज होना चाहिए, चार्ज नहीं है तो फिर कुछ नहीं लिखना, यहाँ चार्ज था +1 इसे लिख रहे हैं। गुरु कोष्ठक पे चार्ज हो तो आयन शब्द लिखना है, आयन शब्द यूज करो। तो क्या यूज करना है? आयन शब्द यूज करना है, ठीक है। इसमें क्या होगा? सर ये तो कार्बोनिल है, बताया था आपने, इस पर ऑक्सीजन संख्या 0 है, ये निकिल होगा सिंपल। उदासीन है ना, उदासीन में भी निकलेट नहीं होगा, उदासीन में भी निकलेट नहीं होगा। अरे यार सॉरी, पॉजिटिव में मैंने कोबाल्टेट क्यों कर दिया, ये तो गलत हो गया ना, सिंपल कोबाल्ट होगा। सॉरी बेटा, पॉजिटिव में तो सिंपल कोबाल्ट होगा ना, हाँ ठीक है, पता नहीं कहा ध्यान था, सिंपल कोबाल्ट होगा। यहाँ भी निकिल उदासीन में है तो सिंपल निकिल होगा। तो चलो नाम लिख देते हैं। टेट्रा कार्बोनिल कैसा कंपाउंड है? कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे? कार्बोनिल, कार्बन मोनोक्साइड कौन सा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। टेट्रा किस होगा? टेट्रा किस कार्बोनिल, सिंपल निकल। और ऑक्सीजन संख्या कितनी है निकल की? 0, और किसकी भी 0 होती है। इसको ना सामान्य भाषा में आपको बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है टेट्रा, आपको कि एनसीईआरटी और बोर्ड इतना फोकस नहीं करता ये किस बिस पे, तो ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल निकिल भी लिखा हुआ मिले तो भी सही माना जाएगा इसको, ठीक है। टेट्रा कार्बोनिल निकिल लिखा हुआ मिले तो भी उसको ठीक मानते हैं। वैसे ज्यादा अंदर की साइंस बताऊं क्या है, कि अगर किसी के नाम में डाई आ गया अंदर और वो 2 बार आ गया तो आगे बिस लगाते हैं। जैसे इथाइलिन डाइअमीन, इसके नाम में डाई आ गया और ये आगे वापस 2 बार आ रहा है तो इसके लिए बिस लगाते हैं। ऑर्गेनिक में आपने सीखा होगा, ठीक है। और यहाँ एक छोटी सी गलती और कर दी हमने, उसको भी ठीक कर देते हैं, पता नहीं कैसे हो गई ये गलती, वैसे होती नहीं है, कि डाई क्लोरिडो पहले आएगा क्योंकि सी पहले आता है और ये इथाइलिन डाइमीन बाद में आएगा, ठीक है। ये भी एक छोटी सी मिस्टेक है, उसको ठीक कर लो। ये सी और ये ई इसके हिसाब से देखते भी नहीं है, इनके और इनके हिसाब से देखते हैं, पता नहीं क्या हुआ, ठीक है। अमीन अमीन बोल रहे थे तो एक हिसाब से दिमाग में रह गया। बढ़िया, मस्त। ओके, चलो अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, अगले सेशन में डिस्कस करेंगे करके आओगे घर से, ठीक है। वैसे इसमें ना कार्बोनिल को तो अपन अमीन की तरह ट्रीट करते हैं, ये ज्यादा सही है।
फ्री के नंबर आएंगे इसमें, फ्री के ढंग से करके आ जाओगे एग्जाम में तो बिल्कुल फ्री के। चलो ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आप करके आओगे। एक बात को याद रखना, ये अपन इस चैप्टर को 3 सेशन में खत्म करेंगे, तो आज रात वाला सेशन आपका नहीं होगा, है ना? इसको अपन मतलब जो शेड्यूल होगा उसके अंदर आपको मिल जाएगा, तो इसको सिंपल 3 सेशंस में अपन खत्म करेंगे। ठीक है? आसान चैप्टर है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस हाँ, आपके पार्ट पे थोड़ी-सी मेहनत इसमें ज़्यादा है, लिख-लिख करके याद करना है। उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसको लिख-लिख करके याद करोगे ही करोगे। चलो बेटा, बाय-बाय।